हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में जिसमें हम देखने वाले हैं जीके जीएस का जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 16। इससे पहले हम 15 कर चुके हैं, ठीक ना। तो आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 16। तो पहला क्वेश्चन कहता है घूमर नृत्य किस राज्य की एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो घूमर जो लोक नृत्य है यह किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी है उत्तराखंड। तो घूमर का जो है संबंध किस राज्य से है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होगा राजस्थान। घूमर जो है राजस्थान का जो एक प्रसिद्ध जो है लोक नृत्य, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में है। तो ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी है कर्नाटक और ऑप्शन डी है हरियाणा। तो बुक्सा जो है किस राज्य का जो है एक प्रसिद्ध जो राष्ट्रीय उद्यान है। तो यह जो है कहाँ का है। तो ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल का, ठीक है। कहाँ का है। तो पश्चिम बंगाल का है। आगे देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कलुमार चोटी पर्वत श्रेणी में उच्चतम बिंदु है। तो कलुमार चोटी का जो है सबसे उच्चतम बिंदु कौन सा है। ऑप्शन ए विंध्य, ऑप्शन बी है सतपुरा, ऑप्शन सी है अरावली और ऑप्शन डी है काराकोरम। तो वह कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा विंध्य, ठीक है ना। कौन सी है। तो विंध्य है। यहाँ पर देख लेते हैं पर्वत श्रेणी का नाम और उसका जो उच्चतम बिंदु कौन सा है वो देख लेते हैं। तो विंध्य का जो है सबसे उच्चतम बिंदु कौन सा है। तो कोलुमार चोटी है। सतपुरा का जो है सबसे उच्चतम बिंदु कौन सा है। तो धूपगढ़ है। और अरावली का जो है सबसे उच्चतम बिंदु कौन सी है। तो गुरु शिखर है। और काराकोरम का कौन सा है। तो K2 है, ठीक है ना। गॉडविन आस्टीन जिसको कहते हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो है पुरुष साक्षरता दर कितना है। तो ऑप्शन ए है 81.14%, ऑप्शन बी है 82.14%, ऑप्शन सी है 84.14% और ऑप्शन डी है 83.14%। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो है भारत में जो पुरुष साक्षरता दर कितना है। तो ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर होगा 82.14%, ठीक है। कितना है। तो 82.14% है। यहाँ पे देख लेते हैं कि भारत सभी भारतीय स्तरों पर साक्षरता दर कितना है, यानी भारत का कुल साक्षरता दर कितना है। तो 74.04% है। और उसमें जो है महिला का जो है साक्षरता दर कितना है। तो 65.46% है। और वही पुरुष का कितना है। तो 82.14%। इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कोंकण तट जो है डैश तक फैला है। तो कोंकण तट का फैलाव कहाँ से कहाँ तक है। ऑप्शन ए गोवा से कोच्चि, ऑप्शन बी है गोवा से दीव, ऑप्शन सी है केरल से आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी है गोवा से मुंबई। तो कोंकण तट का फैलाव कहाँ से कहाँ तक है। आप यहाँ फिगर में देखिए कि गुजरात से लेकर ये जो दमन तक का क्षेत्र है वह कौन सा तट कहलाता है। काठियावाड़ तट कहलाता है। फिर दमन से लेकर गोवा तक कौन सा तट कहलाता है। तो कोंकण तट कहलाता है। फिर गोवा से कर्नाटक तक केनरा तट कहलाता है। और कर्नाटक से जो है केरल तक कौन सा तट है। तो मालाबार तट है। और तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश तक कोरोमंडल तट है। और आंध्र प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल तक कौन सा है डेल्टा क्षेत्र है। तो कोंकण तट का फैलाव कहाँ से कहाँ तक है। तो दमन से लेकर गोवा तक, यानी गोवा से दीव भी कह सकते हैं, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोवा से लेकर दीव तक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कुतुब मीनार का वास्तुकला का उदाहरण है। तो कुतुब मीनार जो है किस वास्तुकला का उदाहरण है। ऑप्शन है इंडो इस्लामिक, ऑप्शन बी है द्रविड़, ऑप्शन सी है सूफी और ऑप्शन डी है मौर्य। तो कुतुब मीनार कौन सा वास्तुकला का उदाहरण है। तो यह जो है ऑप्शन नंबर ए इंडो इस्लामिक वास्तुकला का एक उदाहरण, ठीक है ना। किसका उदाहरण है। तो इंडो इस्लामिक वास्तुकला का एक उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निजाम सागर बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो निजाम सागर बांध किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए कर्नाटक,
ऑप्शन बी है तेलंगाना, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। तो निजाम सागर बांध किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर होगा तेलंगाना में। कहाँ पे स्थित है? तो निजाम सागर बांध तेलंगाना राज्य में स्थित है। निजाम सागर बांध के बारे में कुछ जान लेते हैं पॉइंट, जैसे कि यह बांध जो है कहाँ पे तेलंगाना में स्थित है, तो देख लीजिए क्वेश्चन में, यह मंजीरा नदी पर स्थित है। निजाम सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो मंजीरा नदी पर स्थित है। इसे जो है 2023 में हैदराबाद के तत्कालिक शासक जो है मीर उस्मान अली खान ने बनवाया था। निजाम सागर बांध को कौन बनवाया था? तो मीर अली उस्मान खान, ठीक ना, इसको ध्यान में रखिएगा। और कब बनाया था? तो 1923 में बनवाया था, ठीक ना। और यहाँ मंजीरा होगा, तो मंजीरा नदी जो है गोदावरी की एक सहायक नदी है। ये जो मंजीरा नदी है किसकी सहायक नदी है? तो गोदावरी की एक सहायक नदी है। गोदावरी नदी की जो उत्पत्ति है नासिक के त्र्यंबकेश्वर से होता है, ठीक ना। और गोदावरी नदी को जो है दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। और गोदावरी की अन्य सहायक नदी कौन कौन सी है? तो पेनगंगा, वर्धा, इंद्रावती और साबरी, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का आता है, निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है? ऑप्शन ए कोयना, ऑप्शन बी है बीना, ऑप्शन सी है घाटप्रभा, ऑप्शन डी है पंचगंगा। तो कृष्णा की सहायक नदी कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी वीना जो है कृष्णा का सहायक नदी नहीं है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सरोजिनी नायडू ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में जो है वो अध्यक्षता किए थे? तो ऑप्शन ए है 1945 का अधिवेशन, ऑप्शन बी है 1935 का अधिवेशन, ऑप्शन सी है 1915 का अधिवेशन, ऑप्शन डी है 1925 का अधिवेशन। तो कौन से अधिवेशन में जो है वह अध्यक्षता किए थे? तो ऑप्शन नंबर डी 1925 का जो अधिवेशन हुआ था उसका अध्यक्षता कौन किए थे? तो सरोजिनी नायडू किए थे, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि डैश पंचवर्षीय योजना जो है आत्मनिर्भरता के उद्देश्य को पहली बार योजना में शामिल किया गया था। तो कौन से पंचवर्षीय योजना में जो है आत्मनिर्भरता के उद्देश्य को पहली बार योजना में शामिल किया गया था? तो ऑप्शन ए है तृतीय पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी है द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी है पंचम पंचवर्षीय योजना और ऑप्शन डी है प्रथम पंचवर्षीय योजना। तो वह कौन सा योजना है? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना में जो है किस पर जोर दिया गया था? तो आत्मनिर्भरता पर, ठीक ना। किस पर दिया गया था? तो आत्मनिर्भरता पर, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस मौलिक कर्तव्य में प्रावधान है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज और भारतीय राष्ट्रीय गान के प्रति सम्मान हर भारतीय का नागरिक कर्तव्य है? तो वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें जो है क्या है? तो राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान के प्रति जो है हर भारतीय का जो है नागरिक कर्तव्य है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 51A का डी जो है, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 51A का ए, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 51A का जो है बी, और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 51A का सी। तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का जो है सम्मान करना है वह किस में है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर होगा। अनुच्छेद 51A का जो है ए नंबर जो है उसमें कहा गया है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को आरक्षित वन किस वर्ष घोषित किया गया? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को जो है वन आरक्षित कब घोषित किया गया था? तो ऑप्शन ए है 1908 में, ऑप्शन बी है 1925 में, ऑप्शन सी है 1900 में और ऑप्शन डी है 1940 में। तो कब घोषित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा 1908 में किया गया था, ठीक ना। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को जो है आरक्षित वन क्षेत्र कब घोषित किया गया था? तो 1908 में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मैसूर के बाघ टाइगर ऑफ मैसूर के रूप में किसे जाना जाता है?
तो टाइगर ऑफ मैसूर के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए बाजीराव प्रथम, ऑप्शन बी है टीपू सुल्तान, ऑप्शन सी है शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, ऑप्शन डी है आसफ जाह प्रथम। तो मैसूर के बाग किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर होगा, टीपू सुल्तान को जो है मैसूर का बाग कहा जाता है, यानी टाइगर ऑफ मैसूर कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि स्वाली की लड़ाई जो कब हुआ था? तो 1612 ईस्वी में हुआ था। अंग्रेज ने डैश के खिलाफ लड़ाई लड़ी। तो स्वाली का लड़ाई जो है अंग्रेज और किसके बीच हुआ था? ऑप्शन ए दानिश के बीच, ऑप्शन बी है पुर्तगाली के बीच, ऑप्शन सी है डच के बीच, ऑप्शन डी है फ्रांसीसी के बीच। तो स्वाली का लड़ाई जो है अंग्रेज और किसके बीच हुआ था? ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर होगा, पुर्तगाली के बीच हुआ था। ठीक ना, अंग्रेज और पुर्तगालियों के बीच हुआ था। ठीक ना, कौन सा लड़ाई? तो स्वाली की लड़ाई। और कब हुआ था? तो 1612 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जब एक अर्थव्यवस्था मुद्रास्फीति का सामना कर रही है तो देश का केंद्रीय बैंक क्या करेगा? तो ऑप्शन ए है अधिक नोटों का मुद्रित करेगा, ऑप्शन बी है जनता की सहायता के लिए और अधिक एटीएमएस स्थापित करेगा, और ऑप्शन सी है दरों को कम करके मुद्रा की लागत को कम करेगा, और ऑप्शन बी है दर को बढ़ा करके मुद्रा की लागत को बढ़ाएगा। तो जब कोई अर्थव्यवस्था में जो मुद्रास्फीति का सामना कर रहा होता है तो देश क्या करेगा? तो देश का जो केंद्रीय बैंक क्या करेगा? तो ऑप्शन नंबर डी दरों को बढ़ा करके जो मुद्रा की लागत को क्या करेगा? बढ़ाएगा। ठीक है ना, क्या करेगा? तो दरों को बढ़ा करके मुद्रा की लागत को भी उसको बढ़ा देगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भूदान आंदोलन का प्रारंभ इनमें से किसने किया? तो भूदान आंदोलन का प्रारंभ जो है कौन किए थे? ऑप्शन ए राम प्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन बी है विनोबा भावे, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी, और ऑप्शन डी है कन्हू मुर्मू। तो वह कौन से हैं जो भूदान आंदोलन की शुरुआत किए थे? तो ऑप्शन नंबर बी विनोबा भावे जो है भूदान आंदोलन का जो है शुरुआत किए थे। ठीक ना, भूदान आंदोलन के बारे में कुछ पॉइंट है, इसको देख लेते हैं। जैसे कि भूदान आंदोलन का प्रारंभ महात्मा गांधी के शिष्य विनोबा भावे ने जो है 1951 में किया था। ठीक ना, कब किए थे? तो 1951, इसको ध्यान में रखिएगा कि भूदान आंदोलन का शुरुआत कब हुआ था? तो 1951 में हुआ था। और इसकी जो है शुरुआत जो है तेलंगाना के पोचमपल्ली से हुआ था। ठीक ना, तो भूदान आंदोलन का शुरुआत कहाँ से हुआ था? तो तेलंगाना के जो है पोचमपल्ली जो है वहाँ से हुआ था। इसे रक्तहीन क्रांति के रूप में भी जाना जाता है, जो भारत के एक शैक्षिक भूमि सुधार आंदोलन था। तो यह जो है रक्तहीन क्रांति के रूप में इसको भी जाना जाता है। ठीक ना, भूदान आंदोलन को, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मैलेट खेल से जुड़ा हुआ शब्द है। तो मैलेट जो है वो कौन सा खेल से जुड़ा हुआ शब्द है? ऑप्शन ए बैडमिंटन से, ऑप्शन बी है बास्केटबॉल से, ऑप्शन सी है टेनिस से, और ऑप्शन डी है पोलो से। तो मैलेट का संबंध किस खेल से है? तो यह जो है पोलो से। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। किससे है? तो पोलो से है। अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कौन सी ग्रंथि अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों को जो है कामकाज को नियंत्रित करती है? तो कौन सा जो है ग्रंथि जो है अन्य अंतःस्रावी ग्रंथि जो है उसका कामकाज को नियंत्रित करता है? तो ऑप्शन है थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन बी है पीनियल ग्रंथि, ऑप्शन सी है अधिवरी ग्रंथि, ऑप्शन डी है पीयूष ग्रंथि। तो ग्रंथि कौन सा है जो अन्य अंतःस्रावी ग्रंथि को जो नियंत्रित करता है? तो वह है पीयूष ग्रंथि, मास्टर ग्लैंड जिसको कहते हैं। तो पीयूष ग्रंथि जो है अंतःस्रावी ग्रंथि को क्या करता है? तो कंट्रोल करने का कार्य करता है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कौन सी अनुसूची प्रशासन व नियंत्रण तथा अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रावधान से संबंधित है? तो वह कौन सा अनुसूची है? ऑप्शन ए तीसरी अनुसूची, ऑप्शन बी है चौथी अनुसूची, ऑप्शन सी है छठी अनुसूची, और ऑप्शन डी है पांचवी अनुसूची। तो अनुसूचित जो है प्रशासन व नियंत्रण तथा अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजातियों का जो है प्रावधान किस में है? तो पांचवी अनुसूची में। ठीक ना, इसको ध्यान में रखिएगा।
किस में है? तो 5वीं अनुसूची में है। तीसरी अनुसूची में क्या है? तो शपथ का बात है, ठीक है ना। और चौथी अनुसूची में क्या है? तो राज्यसभा में जो है सीटों का बंटवारा से संबंधित है। और छठी अनुसूची में क्या है? तो जो है उत्तर पूर्वी राज्य के जो है बारे में उसमें उल्लेख है, ठीक ना, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि डैश ने गणपति तथा शिवाजी उत्सवों का जो है शुरुआत की जो स्वदेशी प्रचार का माध्यम बन गया। तो कौन है जो गणपति और शिवाजी महोत्सव का जो है शुरुआत किए थे? ऑप्शन ए चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन बी है बी.डी. सावरकर, ऑप्शन सी है एस.सी. बोस और ऑप्शन डी है बी.जी. तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक। तो गणपति और शिवाजी उत्सव का शुरुआत कौन किए थे? तो ऑप्शन नंबर डी बाल गंगाधर तिलक जो है इसका शुरुआत किए थे, ठीक ना, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि धन विधेयक को किसकी पूर्व सहमति के साथ संसद में पेश किया जाता है? धन विधेयक का उल्लेख किस आर्टिकल में है? तो 110 में, इसको ध्यान में रखिएगा। और धन विधेयक जो है किसके पूर्व सहमति के साथ जो है संसद में पेश किया जाता है? तो ऑप्शन ए है लोकसभा अध्यक्ष, जिसको स्पीकर कहा जाता है, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी है वित्त मंत्री। तो किसका जो है पूर्व सहमति लेना होता है? तो ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति के पूर्व सहमति पर ही इसको जो है संसद में पेश किया जाता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन कहता है गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? तो गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी है दादा भाई नौरोजी। तो गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, है ना। कौन है? तो बाल गंगाधर तिलक गीता रहस्य पुस्तक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन कहता है दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन ए उज्बेकिस्तान, ऑप्शन बी है कजाकिस्तान, ऑप्शन सी है यूएसए और ऑप्शन डी है भारत। तो सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी कजाकिस्तान है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा कजाकिस्तान। अगला क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत में हाथी परियोजना की शुरुआत डैश में की गई थी? तो भारत में जो है हाथी परियोजना का शुरुआत कब किया गया था? ऑप्शन ए 1972, ऑप्शन बी है 1992, ऑप्शन सी है 1973, ऑप्शन डी है 1985। तो भारत में जो है हाथी परियोजना का शुरुआत कब किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट हो जाएगा 1992 में किया गया था, ठीक ना। कब किया गया था? तो 1992 में। और 1973 में क्या हुआ था? तो बाघ परियोजना शुरू किया गया था, ठीक है ना, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ऑक्टोपस किसके अंतर्गत आता है? तो ऑक्टोपस जो है किसके अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए मोलस्का, ऑप्शन बी आर्थ्रोपोडा, ऑप्शन सी है इकाइनोडर्मेटा और ऑप्शन डी है पोरीफेरा। तो ऑक्टोपस जो है किसके अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन नंबर ए मोलस्का के अंतर्गत आता है, ठीक ना। किसके अंतर्गत आता है? तो मोलस्का के अंतर्गत आता है। तो यह था 25 क्वेश्चन का जो है 16वां प्रैक्टिस सेट। आप जरूर बताइएगा कि प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में, ठीक ना। और यदि चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसके आगे का वीडियो डाले तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।